नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको व्याकरण में पद परिचय, पद, बंध तथा वाक्य को पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे पद किसे कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाता है। मतलब जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर जो शब्द होता है वही क्या कहलाता है? पद कहलाता है। कोई शब्द जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता तब तक ही शब्द कहलाता है, परंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर वह पद हो जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ आदमी कुछ देर से उस मकान से कुछ दूर खड़े हैं। यहाँ कुछ शब्द 3 बार प्रयोग किया गया है और हर बार इसका व्याकरण की दृष्टि से भिन्न अर्थ है। कुछ संख्यावाचक विशेषण हैं तो परिमाणवाचक विशेषण भी है। इसी प्रकार यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है। कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी है। शब्द एक ही होता है परंतु वाक्य में प्रयुक्त होकर उसकी व्याकरणिक स्थिति बदलती रहती है। वही क्या कहलाता है? पद। अब हम सबसे पहले देखते हैं पद परिचय। किसी पद का व्याकरण के नियमों के अनुसार परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। वाक्य में किसी शब्द या पद का स्थान है, वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक में से क्या है तथा आगे भी उसका कौन सा उपभेद है यह जानना भी आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, वेदांत खेल रहा है। इस वाक्य में वेदांत एक पद है। इसका व्याकरणिक परिचय होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक तथा खेल रहा है क्रिया का कर्ता। तो ये क्या हो गया? इसका पद परिचय हो गया। किसका? वेदांत का। पद 8 प्रकार के होते हैं। पद परिचय करते समय जिन बातों का उल्लेख किया जाता है उनका विवरण निम्न प्रकार है। नंबर 1, संज्ञा, भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया तथा अन्य शब्दों से संबंध। सर्वनाम, भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया अथवा अन्य शब्दों से संबंध। किसी संज्ञा के लिए उसका प्रयोग किया गया है यदि ज्ञात हो तो वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम। अब विशेषण, तो विशेषण का भेद, विशेष, निर्देश, लिंग, वचन और कारक विशेष के अनुसार होते हैं। क्रिया भेद, तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक, आकर्मक। इसमें लिंग, वचन, प्रयोग, धातु, काल, वाच्य, कर्ता और कर्म से संबंध होता है। क्रिया विशेषण भेद जिस क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है उसके बारे में निर्देश दिए जाते हैं। संबंध बोधक भेद जिससे संबंध है उसका निर्देश। समुच्चय बोधक भेद संयोजक, विकल्पक आदि किन पदों, पदबंधों, उपवाक्यों आदि को जोड़ता है। विस्मयादि बोधक भेद अर्थात कौन सा भाव हर्ष, भय, क्रोध, शोक, घृणा आदि प्रकट करता है। पद परिचय के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मीरा कानपुर गई है। तो मीरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, गई क्रिया की कर्ता। कानपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, गई क्रिया का कर्म। मैं गत वर्ष तुम्हें लखनऊ में मिला था। तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, मिला था क्रिया का कर्ता। गत तो गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, मूलावस्था, विशेष, वर्ष। वर्ष जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक, मिला था क्रिया का समय। तुम्हें पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, मिला था क्रिया का कर्म। आगे देखते हैं। लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक, मिला था क्रिया का स्थान। मिला था क्रिया भूतकाल, पूर्णभूत, पुल्लिंग, एक वचन, उत्तम पुरुष, सकर्मक, कर्तृवाच्य, कर्ता में। अब आते हैं हम नंबर 3 पर। हम बाग में गए किंतु वहाँ कोई फल ना मिला। हम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक, गए क्रिया का कर्ता। बाग जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। गए क्रिया आकर्मक, जा धातु, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, भूतकाल, निश्चयार्थ, कर्तृवाच्य, कर्तृ, प्रयोग, हम सर्वनाम इसका कर्ता है। किंतु समान अधिकरण समुच्चय बोधक 2 वाक्यों को
जोड़ता है। वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। छी इतनी बदबू, छी विस्मयादिबोधक घृणा का भाव प्रकट करता है। अब ये तो हमने पद परिचय जाना, अब हम जानेंगे पदबंध। पदबंध किसे कहते हैं? तो वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हुए विशेष अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वे वाक्यांश या पदबंध कहलाते। पूरा देंगे तो वाक्य हो जाएगा, परंतु यहाँ पे क्या है? वाक्यांश है, उसी को हम क्या कहेंगे? पदबंध। पदबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, पद धन बंध। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है तथा बंध का अर्थ है बांधना या जुड़ना। तो वाक्य में दो प्रकार के पदों का प्रयोग किया जाता है, स्वतंत्र और परस्पर बंधे हुए। इस प्रकार पदबंध एक से अधिक पदों से बने होते हैं। जटिल भावों की अभिव्यक्ति के लिए पदों के स्थान पर पदबंधों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए देखिए, पेन गरिमा का है, फर्श पर पड़ा पेन गरिमा का है। पहले वाक्य में पेन एक पद है, यह संज्ञा है। दूसरे वाक्य में फर्श पर पड़ा अंश पेन के साथ मिलकर एक व्याकरणिक इकाई बना रहा है। इसमें एक से अधिक पद हैं। फर्श पर पड़ा पेन, ये मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं। एक से अधिक पदों का यह समूह ही पदबंध है। पदबंध की विशेषताएं क्या हैं? तो रचना की दृष्टि से पदबंध में तीन बातें आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी? इसमें एक से अधिक पद होते हैं। ये पद परस्पर एक प्रकार संबद्ध होते हैं कि उनसे एक व्याकरणिक इकाई बन जाती है। पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। अब पदबंध के प्रकार। पदबंध मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। यहाँ पर जो संज्ञा पदबंध है यह मोटे रूप में दिया गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में बताया है, घर के सामने वाला पेड़ गिर गया, परिश्रम करने वाला छात्र उत्तीर्ण होता है, लकड़ी की बड़ी अलमारी से मेरा कुर्ता ले आओ, सस्ते में खरीदी गई वस्तु कम चलती है। अब आते हैं, ये सभी क्या हो? संज्ञा। अब आते हैं सर्वनाम पदबंध। तो अब किसे कहते हैं सर्वनाम पदबंध? तो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। निम्नलिखित स्थूल अंश सर्वनाम पदबंध है, जैसे तकदीर का मारा वह यहाँ आ गया, सदा प्रसन्न रहने वाले तुम उदास क्यों बैठे हो, सामने कमरे में रहने वाला यह चला गया, खून से लथपथ उसने दम तोड़ दिया। तो ये सभी क्या? सर्वनाम पदबंध हैं। विशेषण पदबंध। तो वाक्य में विशेषण का कार्य करने वाला पदबंध विशेषण पदबंध कहलाता है। इसके भी देखिए उदाहरण। वे अत्यंत मेहनती विद्यार्थी हैं, आपके समान बुद्धिमान लोग कम ही होते हैं, उस कोने में बैठे हुए बंदर ने आम तोड़ दिया। तो ये सभी क्या? विशेषण पदबंध हैं। मेहनती, बुद्धिमानी के सब क्या हैं? विशेषण। क्रिया पदबंध, जब वाक्य में एक से अधिक क्रियापद एक साथ मिलकर एक समूह बनाते हैं तो वह क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे मोहन ने चाय पी ली, सपेरे ने सांप पकड़ लिया है, वह खाना खाकर सो गया है, अब तो उससे उठा भी नहीं जाता। तो यहाँ सो, ना, गया, खाना, ये तीनों क्या है? क्रिया हैं और इन्हीं को क्या है? बांध दिया है पद में, इसलिए क्रियाबंध हो गई। अब क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे पिछले दिनों की अपेक्षा आज सर्दी अधिक है, वह तेज दौड़ते दौड़ते थक गया। तो तेज दौड़ते दौड़ते ये सभी क्या है? थक गया क्रिया की विशेषता को बतला रहे हैं, इसलिए तेज दौड़ते दौड़ते ये दोनों क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। आपके बाद यहाँ कौन आया, वह माह के अंत तक वापस लौटेगा। अब आते हैं वाक्य। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो और कोई अर्थ देता हो तो वाक्य कहलाता है। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जिस तरह मनुष्य में जीवन है उसी तरह वृक्षों में भी जीवन होता है। जब देश स्वतंत्र हुआ तब इनकी जनसंख्या 36 करोड़ थी,
मनुष्य को अच्छा जीवन किस प्रकार बिताना चाहिए, यह धर्म ही बताता है। हर धर्म जियो और जीने दो का ही संदेश देता है। उपरोक्त सभी कथन हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। ये ध्वनियाँ सार्थक हैं, इनमें पदों का व्यवस्थित क्रम है, अतः ये वाक्य हैं। अब वाक्य के तत्व। वाक्य के निम्नलिखित 6 अनिवार्य तत्व माने गए। सार्थकता। सार्थकता शब्दों का प्रयोग वाक्य की प्रथम आवश्यकता होती है। निरर्थक शब्दों का समूह वाक्य संरचना नहीं कर सकता। ऐसे शब्द वाक्य में सार्थक शब्दों के साथ तभी प्रयोग किए जा सकते हैं जब वे भी कुछ अर्थ दें, जैसे क्या चें चें लगा रखी है, कुछ पानी वानी लाओ। अब आगे देखते हैं। यहाँ निरर्थक शब्द हैं चें चें, नाहक बोलना तथा वाणी आदि वगैरह के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, अतः ये निरर्थक होकर भी सार्थक हो उठे हैं, क्योंकि पानी के साथ वाणी जुड़ गया है। योग्यता। शब्द सार्थक होने के साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की योग्यता रखते हों। उदाहरण के लिए, घोड़ा घास पीता है। वाक्य में सभी शब्द सार्थक होने पर भी यह सही अर्थ देने की योग्यता नहीं रखते, इसलिए योग्यता होना भी जरूरी है, क्योंकि घास खाने का पदार्थ ना कि पीने का। इसे घोड़ा घास खाता है इस क्रम में रखेंगे तभी यह योग्यता की शर्त पूरी कर सकेगा, तो योग्यता भी जरूरी है वाक्य में। आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य में प्रति प्रश्न की इच्छा नहीं झलकनी चाहिए, अपितु उसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, जैसे दिन में सोता है। यहाँ प्रति प्रश्न उठता है कि कौन दिन में सोता है। दिन में सोता है शब्द समूह आकांक्षा की शर्त पूरी न करने के कारण वाक्य नहीं माना जा सकता, मतलब उसमें इच्छा जागृत हो रही तो उसकी पूर्ति भी होना जरूरी है। आसक्ति या निकटता। वाक्य के पद एक दूसरे के समीप रहने चाहिए, पास में होने चाहिए। यह तभी संभव है जब दूसरे वाक्य का एक साथ उच्चारण हो। यदि कुछ ठहराव या बल लाघात दिखाना हो तो विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यदि पहले देश के राष्ट्रपति कहा जाए और 5 मिनट पश्चात आज रात्रि 8 बजे कहा जाए तथा पुनः 5 मिनट बाद कहा जाए देश के नाम संदेश प्रसारित करेंगे, तो यह आसक्ति गुण रहित शब्द समूह रह जाएगा। इस प्रकार मौखिक पर लिखित कथन निकटता का गुण लेकर वाक्य रूप में इस प्रकार होगा, देश के राष्ट्रपति आज रात्रि 8 बजे देश के नाम संदेश प्रसारित करेंगे। तो ये सुनने में भी हमें अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब आते हैं पदक्रम। वाक्य में प्रयोग करने के लिए शब्दों का सही क्रम से प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। व्यवस्था के अनुसार पदों का संयोजन ही पदक्रम कहलाता है, जैसे उचित पदक्रम श्रुति स्कूल का काम करती है, अनुचित पदक्रम काम का स्कूल करती है श्रुति। तो ये पदक्रम गलत है, इस कारण से हम अर्थ भी नहीं निकाल पा रहे, इसलिए सही क्रम का होना जरूरी है। अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कर्ता, कर्म, लिंग, वचन तथा पुरुष की अन्विति अर्थात मेल होना आवश्यक है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अब आते हैं वाक्य के अंग पर। वाक्य के प्रमुख रूप से निम्नलिखित 2 अंग होते हैं। उद्देश्य। वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार अथवा जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सविता गीत गा रही है, यहाँ सविता के विषय में कहा गया है, तो सविता वाक्य का उद्देश्य है। विधेय। वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सविता गीत गा रही है, यहाँ गीत गा रही है में उद्देश्य के विषय में बताया गया है, अतः यही वाक्य का विधेय है। अब आते हैं वाक्य के भेद। वाक्यों का वर्गीकरण करने के 2 आधार हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना की दृष्टि से वाक्यों के निम्नलिखित भेद हैं। सरल या साधारण वाक्य। अब सरल वाक्य किसे कहते हैं या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे निशा गीत गा रही है, अनिल बाजार जा रहा है, मैंने दुबला पतला व्यक्ति देखा। तो यहाँ पे क्या है? उद्देश्य निशा है और गीत गा रही विधेय है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सरल वाक्य। अब आगे देखते हैं।
संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी समान अधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा परस्पर जुड़े हों वह संयुक्त वाक्य होता है। जैसे वह बाजार गया और उसने फल खरीदे। तो यहाँ पे दो वाक्य दिख रहे हैं, एक वाक्य हो गया वह बाजार गया और दूसरा वाक्य हो गया उसने फल खरीदे, और इनको हमने किससे जोड़ा, और से। तो ये समान अधिकरण समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य। यहाँ पहले खेत था परंतु अभी घनी बस्ती है। तो यहाँ प्रत्येक वाक्य में स्वतंत्र उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्रमशः और तथा परंतु से जुड़े हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य है। अब है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। मिश्र वाक्य में उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। वह कौन सा क्षेत्र है जहां मानव ने अपना कदम नहीं रखा। दोनों वाक्यों के उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्रमशः की तथा जहां द्वारा जुड़े हैं, अतः ये मिश्र वाक्य हैं। आश्रित उपवाक्य किसी न किसी योजक से जुड़े होते हैं। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, किसी वाक्य का जो उपवाक्य स्वतंत्र होता है दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता बल्कि दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। दोबारा समझिए, किसी वाक्य का जो उपवाक्य स्वतंत्र होता है दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता बल्कि क्या होता है, दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है, इसलिए उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे मुझे लगा कि कबूतर उड़ जाएगा, यहाँ मुझे लगा प्रधान उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्यों पर आश्रित होते हैं वे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। इनका अभिप्राय दूसरे उपवाक्यों की सहायता से भी प्रकट होता है। जैसे मुझे लगा कि कबूतर उड़ जाएगा, यहाँ कबूतर उड़ जाएगा आश्रित उपवाक्य है। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य से कहेंगे तो जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य के उद्देश्य, कार्य अथवा पूरक के बदले होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। चोर जानता है कि उसे जेल क्यों भेजा गया। प्रधान उपवाक्य चोर जानता है, संज्ञा उपवाक्य उसे जेल क्यों भेजा गया। संज्ञा उपवाक्य बहुधा प्रधान उपवाक्य से की द्वारा जुड़े होते हैं। विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे यह वही लड़का है जिसने चोरी की थी। प्रधान उपवाक्य क्या हो गया, यह वही लड़का है, और विशेषण उपवाक्य क्या हो गया, जिसने चोरी की थी, तो लड़के की विशेषता बताता है। अब आगे देखते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया का विशेषण बनकर आता है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब मैं वहां गया तब वह पढ़ रहा था, तो प्रधान उपवाक्य क्या हुआ, वह पढ़ रहा था, और क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या हो गया, जब मैं वहां गया। आगे है अर्थ के आधार पर उपवाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ये हमेशा आप लोग याद रखना क्योंकि हमेशा ही एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और काम में भी आते हैं। प्रधान वाचक वाक्य। अब प्रधान वाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधान वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित की रचना की। अब है नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया के ना करने या ना होने का बोध हो उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं खेलूंगा, मैंने गोपाल को पुस्तक नहीं दी, वह चल नहीं सकता। तो ये क्या है, नकारात्मकता को, निषेध को बता रहे हैं। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य कैसे कहते हैं, तो जिन वाक्यों से किसी कार्य अथवा विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध हो, ज्ञान हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं।
वह कहाँ रहता है, तुम कौन हो, वह क्यों नहीं आया, ये सभी क्या प्रश्नवाचक वाक्य हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य, अब किसे कहेंगे विस्मयादिबोधक वाक्य, तो जिन वाक्यों से प्रसन्नता, आश्चर्य, घृणा, शोक जैसे भावनात्मक या भावात्मक आवेगों का बोध हो, ज्ञान हो, उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय यह क्या हो गया, अरे इतना लंबा आदमी, आहा कैसा सुंदर दृश्य है। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहेंगे, तो जो वाक्य आज्ञा या अनुमति का बोध कराएं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, आप चुप रहिए, तो यहाँ पे क्या है, आज्ञा दी जा रही है, इसलिए आज्ञावाचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य किसे कहेंगे, तो जिन वाक्यों से कर्ता की कामना, इच्छा, आशा आदि का बोध हो वे इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, नव वर्ष मंगलमय हो। 7वां है संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से कार्य के होने या करने में संदेह प्रकट होता हो वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अब तक रमेश जा चुका होगा, शायद वह कल मेरे घर आए, तो यहाँ पे संदेह प्रकट हो रहा है, इस कारण से संदेहवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य किसे कहेंगे, तो जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, ज्ञान हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल ना सूखती, अब यहाँ पे क्या संकेत दिया गया है, यदि वह आता तो मैं चला जाता, तो यहाँ पे संकेत दिया गया है वाक्य में, इसलिए संकेतवाचक वाक्य है। अब वाक्य रूपांतरण, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब है बदलना, बदलाव, परिवर्तन। सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये हो गया सरल वाक्य। यदि मुझसे मिलना है तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये हो गया संयुक्त वाक्य, क्योंकि तो से यहाँ जोड़ दिया है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकता, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं जा सकता, इसलिए से जोड़ दिया। भोर होते ही हम लोग लखनऊ जा पहुँचे, तो भोर हुई और हम लोग लखनऊ जा पहुँचे, तो और से जोड़ दिया। वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, तो यहाँ पे हमने देखा उसने क्या किया, और से जोड़ दिया। अगला है सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण, मतलब हम सरल वाक्य को किस में बदलेंगे, मिश्र वाक्य में। अधिकारी बनने पर भी उसका व्यवहार मधुर है, यद्यपि वह अधिकारी बन गया फिर भी उसका व्यवहार मधुर है। सुमित कृपण है, मनीष उदार है, तो सुमित कृपण है परंतु मनीष उदार है, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य बन रहा है। परंतु जोड़ दिया, वहाँ पर फिर जोड़ दिया। काले चश्मे वाले आदमी को यह फूल दे दो, तो यह फूल उस आदमी को दे दो जिसने काला चश्मा लगाया हुआ, तो जिसने से जोड़ दिया, तो ये मिश्र वाक्य बन गया। अब संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतर, मतलब संयुक्त वाक्य को हम क्या करेंगे, मिश्र वाक्य में बदलेंगे। संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य, मैंने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गया, तो मैं इसलिए उत्तीर्ण हो गया क्योंकि मैंने कठिन परिश्रम किया था। इसका मुझे भय था और यही हुआ, जिसका मुझे भय था वही हुआ, तो ये मिश्र वाक्य में बदल गया। उसने मुझे देखा और चल दिया, जब उसने मुझे देखा तो चल दिया। सरल वाक्य का मिश्र और संयुक्त वाक्य में रूपांतरण अर्थात बदलाव। सरल वाक्य, सूर्योदय होते ही अंधेरा चला गया। संयुक्त वाक्य, सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। मिश्र वाक्य, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही अंधेरा चला गया। सरल वाक्य, मैंने एक बहुत मोटा व्यक्ति देखा। संयुक्त वाक्य करेंगे तो मैंने एक व्यक्ति देखा और वह बहुत मोटा था। इसी को मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो मैंने उस व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। अब अर्थ की धोखे से हो गया। अर्थ की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन। विधानवाचक वाक्य का अन्य में परिवर्तन। विधानवाचक, उदित 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ये हो गया विधानवाचक। प्रश्नवाचक, क्या उदित 5वीं कक्षा में पढ़ता है। निषेधवाचक, उदित 5वीं कक्षा में नहीं पढ़ता। आज्ञावाचक, उदित तुम 5वीं कक्षा में पढ़ो।
विस्मयवाचक अरे उदित 5वीं कक्षा में पढ़ने लगा। इच्छावाचक काश उदित 5वीं कक्षा में पढ़ता। संदेहवाचक उदित 5वीं कक्षा में पढ़ता होगा, शायद उचित 5वीं कक्षा में पढ़ता है। संकेतवाचक यदि अनुमति मिले तो उदित 5वीं कक्षा में पढ़े। तो यहाँ पे हमने देख लिया अर्थ की दृष्टि से कैसे परिवर्तन हुआ। अब है विधानवाचक से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक में कैसे बदल सकते हैं हम। विधानवाचक पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। प्रश्नवाचक में क्या पुलिस को देखते ही चोर भाग गए? निषेधवाचक में पुलिस को देखते ही चोर नहीं भागे। तो ऐसे हमने देखा। आगे देखते हैं। अगला है विधानवाचक से निश्चयवाचक में परिवर्तन कैसे करेंगे हम। विधानवाचक में तुम रुक गए, विस्मयवाचक में अरे तुम रुक गए। इच्छावाचक से प्रश्नवाचक में कैसे बदलेंगे? संसार से दुख दूर हो जाएं। प्रश्न क्या संसार से दुख दूर हो जाएं? विधानवाचक से आज्ञावाचक में परिवर्तन। विधानवाचक अमर प्रतिदिन विद्यालय जाता है। आज्ञावाचक अमर प्रतिदिन विद्यालय जाया करो। वाक्य के अर्थ में बिना कोई परिवर्तन किए वाक्य का रूपांतरण अर्थात बदलाव परिवर्तन। विधानवाचक शेर से सभी डरते हैं। शेर से कौन नहीं डरता? वह बहुत नीच है। वह कितना नीच है। प्रश्नवाचक डाकू को कौन आश्रय देगा? निषेधवाचक डाकू को कोई आश्रय नहीं देगा। प्रश्नवाचक अपना पुत्र किसे प्यारा नहीं होता? विधानवाचक अपना पुत्र सबको प्यारा होता है। वाक्य की रचना पदों से होती है। वाक्य का प्रधान प्रयोजन मानव के भाव, आशय और अर्थ को भाषा में स्पष्ट करना होता है। अब आते हैं अभ्यास कार्य पर। अभ्यास कार्य में सबसे पहला है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। वाक्य की रचना खाली स्थान से होती है। तो वाक्य की रचना किससे होती है? पदों से। खाली स्थान शब्दों का प्रयोग वाक्य की प्रथम आवश्यकता होती है। तो सार्थक। वाक्य में खाली स्थान की इच्छा नहीं झलकनी चाहिए। प्रति प्रश्न की व्यवस्था के अनुसार पदों का संयोजन ही खाली स्थान कहलाता है। पदक्रम। खाली स्थान वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और शेष आश्रित वाक्य होते हैं। तो मिश्र में। अगला प्रश्न कि वाक्य में दिए गए स्थूल पदों का नीचे दिए गए विकल्पों में से सही पद परिचय चुनिए। वह स्वप्न में एक झील में गिरा। तो वह अब इनमें से क्या है? तो वह हम देख रहे हैं अन्य पुरुष है, सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। तो ये पहला वाला आ जाएगा। मेरी सहेली बहुत नर्तकी है। तो यहाँ पर अच्छी का हम पदक्रम निकालेंगे तो कैसे आएगा? पद बंध। तो अच्छी क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? परि। गुणवाचक। लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है। और नर्तकी विशेष का विशेषण है। ठीक है, ये वाला आपका आ जाएगा आंसर। आईने के साथ कंघा मुक्त मिला। तो मिला यहाँ पे क्या हो गया आपका? साकर्मक क्रिया। और पुल्लिंग एक वचन, भूतकाल, आईना कर्ता, कंघा कर्म। चलते चलते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। तो नगर, नगर क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। सॉरी, जातिवाचक आएगा यहाँ पे। व्यक्ति विशेष के लिए एक यदि एक के लिए होता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जाति, क्योंकि नगर किसको बता रहा है? जाति को। तो जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पद तथा पदबंध में क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे पद जो शब्दों के जगह पर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। और पदबंध मतलब बहुत सारे शब्दों को जब हम एक साथ यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पदबंध। जैसे उदाहरण के लिए राम, राम क्या हो गया? पद हो गया। और हमने राम का 2-3 बार प्रयोग कर लिया। राम ने खाना खाया, राम पढ़ने के लिए गया। तो ये क्या हो जाएगा? पदबंध हो जाएगा। पदबंध मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? सावधारण समझाइए। तो पदबंध के बारे में हमें बताना है कितने प्रकार के होते हैं।
हमने पढ़ा था पदबंध के बारे में यहीं पर। पदबंध आपके 4 प्रकार के होते हैं: सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न है, वाक्य के तत्वों में सार्थकता, योग्यता और आकांक्षा को सावधारण समझाइए। तो वाक्य के तत्व में सार्थकता होना जरूरी है, क्योंकि सार्थकता नहीं होगी तो वाक्य सही नहीं होगा। योग्यता नहीं होगी उसके अंदर तो भी सही, और इच्छा नहीं होगी, आकांक्षा नहीं होगी तो भी वाक्य कैसा, अपूर्ण होगा। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य को सावधारण समझाइए। तो जहाँ पर हम समानाधिकरण से हम समुच्चय बोधक अव्यय से जिन्हें जोड़ते हैं वो किस में आते हैं, संयुक्त में, और मिश्र में हम व्यधिकरण से जोड़ते हैं। जैसे राम और सीता खेलने के लिए गए, तो और का जो हमने प्रयोग किया ये संयुक्त हो गया, और जबकि किंतु परंतु हम ये शब्द का यूज करेंगे वाक्य को जोड़ने के लिए तो वो मिश्र कहलाएंगे। राम पढ़ता है जबकि सीता नहीं पढ़ती, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। उपवाक्य को साभेद सा उदाहरण समझाइए। तो यहाँ पर उपवाक्य दो हैं, आश्रित उपवाक्य और विधेय उपवाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पे वाक्य के भेद बताना है। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं: विधान, निषेध, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, आज्ञावाचक, इच्छासूचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। अगला है, वाक्य के तत्वों में आसक्ति या निकटता से क्या अभिप्राय है। यदि हमने कोई सेंटेंस लिया, राम बोला, फिर 5 मिनट बाद बोला बाजार, फिर हमने 5 मिनट बाद बोला जाता, फिर हमने 5 मिनट बाद बोला है, तो यहाँ पर निकटता ना होने के कारण, आसक्ति ना होने के कारण ये सेंटेंस हमें वह अर्थ नहीं दे रहा जो कि इसको देना चाहिए। इसकी जगह यदि हम बोलते हैं राम बाजार जाता है, तो हमें निकट होने के कारण ये सही अर्थ को दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आसक्ति है, निकटता है, इस कारण से ये वाक्य के तत्व में बहुत ज़्यादा जरूरी है। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय चुनकर लिखिए। मैं नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, तो उद्देश्य मैं हो गया और हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ विधेय हो गया। रामचरितमानस तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो रामचरितमानस उद्देश्य हो गया और तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है, विधेय हो गया। स्वभावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहता है, तो स्वभावलंबी व्यक्ति आपका उद्देश्य हो गया और सदा सुखी रहता है, विधेय हो गया। मेरा भाई प्रश्न हल कर रहा है, तो मेरा भाई उद्देश्य और प्रश्न हल कर रहा है, विधेय। भिखारी सड़क पर खड़ा था, तो भिखारी हो गया उद्देश्य और सड़क पर खड़ा था हो गया विधेय। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर बताइए कि इनमें पद क्रम संबंधी अशुद्धि है अथवा अन्वय संबंधी। जाएंगे हम सब सैर करने के लिए, तो यहाँ पर अन्वय हो गया, क्योंकि हम सब सैर करने के लिए जाएंगे, ऐसा होना चाहिए। मीरा ने लिखा पत्र अपनी सहेली को, तो यहाँ पर आपका पद क्रम संबंधी हो गया, क्योंकि ऐसा लिखना चाहिए कि मीरा ने अपनी सहेली को पत्र लिखा। रवि और सचिन ने मिलकर निबंध लिखी, तो यहाँ पर अशुद्धि है, लिखा आना चाहिए, तो अन्वय संबंधी हो गया। दीदी हैं पका रही खाना और पिताजी पढ़ रहे अखबार, यहाँ पर क्या पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। सोनू जा रहा है खेलने, तो यहाँ पर अन्वय संबंधी है कि सोनू खेलने के लिए जा रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से पदबंध पृथक कीजिए तथा उनके भेद भी लिखिए। न्यूजीलैंड से आए खिलाड़ी अशोक होटल में ठहरे, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड से आए खिलाड़ी
अशोक होटल में ठहरे। यहाँ पर पदबंध का भेद बताना कि कौन सा पदबंध है। रवि खेल कर सो गया। वह पहले की अपेक्षा तेज दौड़ा। मीठे सपने देखने वाले लोग अकर्मण्य होते हैं। बड़ी डींगे हाँकने वाला वह आज मुँह की खा बैठा। तो न्यूजीलैंड यहाँ पे क्या हो गया, संज्ञा पदबंध, और संज्ञा पदबंध इसका भेद हो गया। रवि संज्ञा, वह सर्वनाम, मीठे सपने तो मीठे विशेषण, बड़ी डींगे हाँकने वाला वह आज मुँह की खा बैठा। तो यहाँ पे बड़ी क्या है, विशेषण। इस कारण से ये क्या है, पदबंध हो गए, संज्ञा वाला, सर्वनाम वाला और विशेषण वाला। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए। भगवान आपका भला करे। तो यहाँ पर आज्ञा मतलब इच्छा की है। यहाँ पर शायद आज आंधी आए तो संकेत। क्या आप मेरी घड़ी ठीक कर देंगे, प्रश्न। यहाँ आओ, आज्ञा। यह क्या है, प्रश्न। रचना की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए। सांझ ढली और वर्षा होने लगी। तो संयुक्त। वह खाना खाकर सो गया, सरल। जिसका मुझे भय था वही हुआ। तो जिसका मुझे भय था वही हुआ। तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त। सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे, मिश्र। निम्नलिखित वाक्यों का निर्देश अनुसार रूपांतरण कीजिए। गुणों को सभी आदर देते हैं। तो गुणी होने पर सभी लोग उसका आदर करते हैं। जिन बालकों ने शोर मचाया था वे भाग गए हैं। वह दूध पीने के लिए बाजार गया है। तो उसने दूध पिया और बाजार गया। बालक रो रो कर चुप हो गया। तो बालक रोया और फिर चुप हो गया। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार बदलिए। तुम कब आए, अरे तुम कब आए। किसान ने एक बैल खरीदा। किसान एक बैल खरीदे। मेरे आंगन में हरी घास है। मेरे आंगन में हरी घास नहीं है। घर में मेहमान आ गए हैं। क्या घर में मेहमान आ गए हैं।